ओ हाँ, अभी मैंने 2 दिन फिक्स किए हैं इसके। एक तो किया मैंने शुक्रवार, फ्राइडे, और एक शनिवार। ठीक है, और साइंस स्टार्ट किए मैंने, क्या साइंस में स्टार्ट किया मैंने बायो, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर में बायो ज्यादा आती है। ठीक है ना, तो आप सबको भी लाइव क्लास से जुड़ना है, मेरे साथ ही पढ़ें आप और साथ में ही आंसर दें। ठीक है ना, टाइमिंग मैंने आपको ये बता ही दिया, टाइमिंग जो रहेगी इसकी 9:30 से 11:30, इसकी टाइमिंग रहती है। अब इसके पहले आप जानते हैं एमबी क्लास चलती है। ठीक है ना, अगर वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाती है, टाइमिंग 9:30 की जगह 9:45 या 10 तक पहुंच जाती, तो मैं इधर टाइम बढ़ा देता हूँ, कम से कम 2 घंटा की क्लास चलती है। ठीक है ना, क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के साथ सारा रिवीजन हो जाता है पूरा चैप्टर का। ठीक है ना, प्रत्येक स्टूडेंट को जुड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं पटवारी में एक टॉपिक का नाम, एक सब्जेक्ट का नाम है क्या, साइंस। 8 सब्जेक्ट में से एक साइंस है। ठीक है ना, तो ये क्लास लेनी है सारे स्टूडेंटों को। आपने घर पे पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स भी दे दिए, डिजिटल नोट्स अपलोड भी करा दिए हैं इस पर, तो आप या तो इससे पढ़ रहे होंगे, या आपके पास हार्ड कॉपी है, इससे पढ़ रहे होंगे आप। तो जैसे भी पढ़ रहे होंगे आप, तो कम से कम क्लास में बैठने पर या लाइव क्लास में बैठने पर आपका टेस्ट हो जाएगा, आपको कितना आपने कर लिया है। ठीक है ना, तो वो आंसर तो दे ही पाएंगे, साथ में रिवीजन अलग हो जाएगा। सिर्फ प्रत्येक स्टूडेंट को लेना है, तो चाहे फिर आपका वो पटवारी हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे आपका आरक्षक हो, चाहे अन्य कोई वैकेंसी आ रही हो, चाहे वो पीएससी कोई सा भी हो, आप जानते हैं साइंस सब में आती है। ठीक है ना, क्लास सबको लेनी है, अभी बता दिया मैंने। ठीक है ना, अभी फिलहाल में मैंने 2 दिन फिक्स किए हैं, और आगे मैं दिन बढ़ा दूंगा, तो फिर देखते हैं कितने दिन क्लास हो जाए, लेकिन शुक्रवार शनिवार को 2-2 घंटे की क्लास है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, कोई डाउट किसी को? बाकी फिर आपको रिकॉर्ड क्लास तो मिल ही जाएंगी, और ये क्लास जो रहेंगी ना, ये लाइव लाइव क्लास आपकी एक तो रहेगी यूट्यूब पर, और साथ में ऐप पर भी रहेगी, दोनों जगह चलेंगी ये। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों जगह चलेंगी, जिसे जहां पढ़ना है वो पढ़ सकता है। क्लियर है कि नहीं है, आप इस पे आए, यहाँ पर पूरी के पूरा आप और जो भी अन्य स्टूडेंट कोचिंग के नहीं है, उन्होंने कोर्स भी नहीं खरीदा, वो भी साथ में पढ़ते हैं, सबके साथ मिलकर आंसर लगाओ। ठीक है ना, लगाने में, आंसर लगाने में भी मजा आता। लाल तो था शायद, ठीक है, नहीं थे अपन। और कौन कौन पढ़ा था, कौन ने पढ़ी थी आज? नोटिफिकेशन तो खैर पहुंच ही जाता है, ऐप पे भी डाल दिया था मैंने हाल ही। कौन कौन ने ली थी क्लास, समझ में आई थी कि नहीं आई आपको? क्लास समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया? आपने देखा हो जिन्होंने ली थी, जो सुबह ऑफलाइन क्लास में, तो देखो मैं बुला नहीं सकता, उसमें बैठने जगह नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्या, लाइव क्लास वहां बैठ के तो ले सकते हैं, वहां तो जगह ही जगह है। ठीक है, जितने ने बैठना वो बैठ जाओ। ठीक है ना, तो इस बैच का कौन कौन है, इसी बैच का, जो इसी बैच में अकेला आता है, कौन कौन ने ली थी आपकी बात करो? तो नहीं गए थे, साइंस है कि हमसे नहीं, जो हम तो सोंगे। क्लास ली थी ना सबने, बढ़िया। चलिए अब पढ़ते हैं, अपन एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अगला, इसका नाम है क्या, नियोजन। ठीक है, प्लानिंग। नियोजन में कई मतलब होता है योजना, क्या मतलब होता है, योजना। शुद्ध भाषा में कहते हैं व्यवस्था, कार्य तरीका व्यवस्था है, कहते हैं कि नहीं? और ज्यादा ही में चलो जाता है, वो आदो ही बिल्कुल इंग्लिश बोल में फिर रहा हो, तो कार्य का प्रोग्राम है आज को। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसी चैप्टर का मैनेजमेंट में नाम है क्या, नियोजन। क्या नाम है, नियोजन, प्लानिंग करना। और आप जानते हैं प्लानिंग कब करी जाती है, काम के बाद? कब होगा एकदम, मैंने सोचा कि हाँ हाँ ही बोले आ रहे हो तुम। प्लानिंग कब करी जाती है, काम के पहले। अच्छा, प्लानिंग काय की करी जाती है, काम की प्लानिंग करे, यात्रा की प्लानिंग नहीं होए। आपको जो भी कार्य करना हो उसकी प्लानिंग की जाती है, हाँ या ना? अच्छा, एक और, सारे आंसर तुम्हें ही देना है, मैं एक भी आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप सब प्लानिंग तो करते ही हैं, कोई भी काम की प्लानिंग तो करते ही है ना।
मैं जो पूछता जाऊँ आपको आंसर देना सारे के सारे, ठीक है ना। अब एक दूसरे देख के आंसर मत देना, कार्य तेरी का प्लानिंग है भाई, मैं बोल जाऊंगा, ठीक है ना। सबको अपने अपने हिसाब से आंसर देना है। मैं एक तो ये पूछ रहा हूँ, प्लानिंग काम के बाद होती है, जानते ही होगे आप, मतलब इतना तो जानते हैं आप, कब होती है? पहले होती है, काम के पहले होती है। प्लानिंग काय की होती है? जो भी कार्य करना हो उसकी प्लानिंग, उसकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग आगे की होती है कि पीछे की होती है? कौन कौन ने आगे करी है प्लानिंग? तो भविष्य काल की प्लानिंग की है तुमने? वर्तमान की प्लानिंग कौन ने करी है? वर्तमान की प्लानिंग तुमने करी है। भूतकाल की? पास्ट की प्लानिंग कौन ने करी है? पास्ट की प्लानिंग कभी होती नहीं है, वर्तमान में प्लानिंग होती नहीं है, प्लानिंग हमेशा भविष्य काल की होती है। वर्तमान की ना हो पाए देवी जी, वर्तमान की प्लानिंग ना हो पाए, वर्तमान जे है, तुम बैठी हो क्लास में पढ़ रही है, कभी प्लानिंग हो रही है? अभी हाल ही अगर 1 मिनट बाद की भी प्लानिंग बना रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, तो वो भविष्य में पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया? तो प्लानिंग हमेशा काय की होती है? आगे की होती है, भविष्य की होती है। हाँ करना, प्लानिंग हर चीज की होती है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग होती कहाँ है? दिमाग में, और नहीं तो वहां में वही रास्ता में है। देख रहे हैं अब आप, प्लानिंग कहाँ होती है? चलो जाए छोड़ो, ये तो खैर आपने आंसर दे दिया, लेकिन वो सही आंसर दिया नहीं है। प्लानिंग किसकी होती है? तो चलो मैं ये पूछ लेता हूं, प्लानिंग किसकी नहीं होती है? ऐसी भी कुछ चीजें हैं जहां प्लानिंग नहीं होती है, वो बताएंगे आप? पूछ के बताओ, यही तो मजा है इस चैप्टर का। भैया इतना जवाब दे जो मुझसे पूछा है, फॉरेस्ट का बैच कब से स्टार्ट होगा सर? और जब मैं मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा फॉरेस्ट पढ़ाऊं। ठीक रहे हैं आप। ठीक रहे हैं। हाँ, प्लानिंग आप कहाँ नहीं कर सकते हो? किस चीज की प्लानिंग नहीं होती है तो आपको समझ बात ना आ रही हो, लेकिन मैं ये करूंगा, आप प्लानिंग कहाँ नहीं कर सकते हो? कहाँ नहीं कर सकते? कहाँ नहीं कर सकते हो? मैं किसकी नहीं पूछा, मेरे देवता का कह रहा है तू? पहले ही तो भूतकाल की बोल दिया ना आंसर अपन ने, भूतकाल की प्लानिंग नहीं होती तो भाई काय पूछूंगा? तू पागल लग रहा हूं कब मैं, तू बता। हाँ, घटना की प्लानिंग नहीं होती है, तो घटना की प्लानिंग का तो घटना को तो कछु नहीं हो अपने, वो तो बाय चांस अचानक हो जाती है ना। वो थोड़ी प्लानिंग में करना, मैं ये कह रहा हूँ मुझे प्लानिंग करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, किस चीज की नहीं कर सकता मैं, ये पूछना। चीज कौन सी है? हाँ, देवता है ये भी। तूने कहा है मूर्ति स्थापित होंगी, और बाबे माला नहीं चढ़ रही, बाप कबूतर बैठेंगे। देख रहे हैं आप? मैं बस नारियल चढ़ भी पा रहे हैं, अब रुक जाओ।
तुम्हें कहा है कि तुम पढ़ाई की देवी बनोगी। जब तक तुम पे अगरबत्ती और प्रसाद नहीं चढ़ेंगे तब तक तुम उनके आशीर्वाद दोगी नहीं। चैट चैट के अलग जाओगी तुम, तो नहीं पढ़न दे रही मैं। नॉलेज नहीं हुई, बाई प्लानिंग नहीं करते, तो बाई प्लानिंग के बारे में सोचोगी का? और बिना जिसकी नॉलेज नहीं उसकी भी तो प्लानिंग होती है ना। भाई आपको पटवारी है, आपको पटवारी पेपर निकालना है, या मान लीजिए आपने तो सोचा होगा कि मुझे नौकरी करना है, लेकिन कौन सी नौकरी करना है ये समझ में नहीं आया, फिर भी तो आपने प्लानिंग करके कोचिंग ज्वाइन करी कि नहीं करी? करते हैं ना आप तो, हाँ या ना? सुनिए, प्लानिंग किस चीज की होती है वो सुनिए ध्यान से। ये बात सुनना, इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा सावधानी आ जाएगी या बहुत सारा अच्छा समझ में आ जाएगा। प्लानिंग हम केवल उसी चीज की कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। भाई जैसे तुमने घर पे थाली लगी, सुनना ध्यान से, हम एक सब्जी धर दी और 4 रोटी धर दी और कचू नहीं धरो, अब खाने की प्लानिंग बताओ। भूख लगा ही रही है, अब मुझे बताओ हमें कब प्लानिंग है? अब जब सोचो आज मैं जहां से खाऊं कि ना खाऊं, अब या तो खाना छोड़ोगे या फिर जो ही खाना ही पड़ेगा। भूख लग रही है तो चूंकि खाना ही पड़ेगा। अब मान लो वहां में 2 सब्जी होती, रोटी होती, पूड़ी होती, दुनिया की और वहां में विटामिन विटामिन धरे होते अलग से, ठीक है ना? तो वे सब में सोचते ना जाए खाऊं पहले के जाए खाऊं, बफर में जाकर लगाते ना दिमाग, हाँ हाँ कब पहले प्लानिंग चलते ना। 2 दोस्त जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, कहा? बफर खाने। शादी में तो जाता ही नहीं है, बफर खाने सीधे। फिर 2 ही बतरा जाते, काय आज काय में देने हैं अपने। कितनी प्लानिंग चलती है लेकिन अब मान के चलो कि वहां गए और खाना मिल रहा हो कौन सो, बैठ के बाहर हो, पंगत टेबल कुर्सी, अब सारी प्लानिंग सही रहेगी ना? जो दंगे भैया खाएंगे ना, या नहीं उठ के चलो जाए, तो प्लानिंग वहां पहले हो जाती है जहां ऑप्शन नहीं होते। जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहीं जाके प्लानिंग होती है हमेशा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बस यही शब्द है इस चैप्टर में। और ये मान के चलिए ये चैप्टर पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम हर काम करना चाहते हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है, और वो काम अगर तभी सक्सेस 100% होता है जब उसकी योजना होती है। जो बिना योजना के, कहते हैं ना, बिना सोचे काम करोगे तो हमेशा काम बिगड़ ही जाता है, कहते हैं कि नहीं? तो सोचना समझना मतलब होता है क्या? योजना बनाना। क्या होता है? जिसके पास ना सोच है ना समझ है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो हमेशा फेल हो जाता है। फिर तो उसकी जो सफलता होती है ना, वह ऐसी हो जाती है, हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्लानिंग उसकी सक्सेस होती है, मतलब सफलता उन्हें ही ज्यादा से ज्यादा मिल पाती है जिनके पास एक योजना होती है। मेरा मानना ये रहता है, मेरा खुद का बता रहा हूं मैं आपको, कि योजना बनाने में एक दिन कुछ लोग जैसे कुछ क्या करते हैं कि तुरंत पे हाँ जी कर लेंगे अपन, ऐसे ऐसे कर लेंगे अपन, तो उनका पता चला कि थोड़े दिन बाद चले काम फेल हो जाता है। पता चला कि वो दिन रात तक ही फेल होगा, वो काम हो नहीं पाया, क्योंकि उन्हें योजना पे जोर नहीं था, योजना पर कोई अच्छी योजना नहीं बनाई उन्होंने। तो मेरा मानना ये था, योजना आप 10 बार बना लो, एक तो टाइम पे बनाओ और उसके पीछे पूरा दिमाग लगाओ, पूरी सोच समझ लगाओ, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जिससे उसमें 100% सारी संभावनाएं छुपी होनी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप योजना बनाते हैं 5 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसे पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, कोचिंग आऊंगा, घर जाऊंगा, ये पूरी प्लानिंग बनती है, फेल हो जाती है। टाइम टेबल बनाओ कि नहीं बनाओ? पहले पहले अब जो नहीं बना रहे वे स्वयं दिमाग में बना रहे, कल से पढ़ेंगे, उनकी इतनी कई प्लानिंग है का, कल से पढ़ेंगे आज, और कल से पढ़ लेंगे। जो कल से पढ़ने लगे विकंग अब में जाए ऐसे पढ़ेंगे, पर पता चला सफल किसी की नहीं हो रही। जो पढ़ रहा है तो उसके मन इच्छा से पढ़ नहीं पा रहा है, जो पढ़ नहीं रहा उसको कल नहीं पा रहा है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि इस प्लानिंग में क्या नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है ये प्लानिंग। ये आदर्शवादी बन के सोच लिया किसी ने लापरवाही में बना ली, इसलिए उनकी क्या हो रही, सक्सेस ही नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें 100% फैक्ट नहीं डाले जो आपके साथ घटित होते हैं। आपने केवल ये कुर्सी पे बैठ के बना डाली उसे, क्यों? जब आप कुर्सी पे बैठ के खाली दिमाग में शांति से बना रहे होते तो आप बाकी सारी परेशानी भुला देते हैं, और ये मान लेते हैं बनाते समय कभी परेशानी नहीं आएगी हमको। समझ में आया? तुम जानते हो कि परेशानी अचानक से आती, कह के तो आती नहीं है। तो हमारी प्लानिंग में वो भी चीज शामिल होनी चाहिए कि अचानक से कुछ हो जाए तो हमारी प्लानिंग पे कोई प्रभाव ना पड़े। अगर प्रभाव पड़ेगा तो हम उस चीज में क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और पूरी प्लानिंग फेल कर बैठेंगे। और आप अपने मन में जी आता हमसे कछु नहीं हो सके, मैं कछु कर ही नहीं सकता हूँ।
जब तुम्हें पटवारी बना के एक ऑफिस में बैठाएंगे और सरकार तुमसे काम करा लेगी जो वो चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बैठ कर और केंद्र सरकार की कोई योजना आई तो दिल्ली से है, और तुम स्वयं का क्या कह रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार वहां बैठ के तुम्हारे पास एक दिन भी नहीं आएगी और तुमसे बैठे बैठे गांव नब्बा देगी, और तुम कह रहे हो तुमसे कुछ नहीं होगा। मतलब अंतर इतना सा है कि उनकी प्लानिंग में क्या है, सारे फैक्ट डले हुए हैं, जो जो वे करवा सकते हैं और जो जो हो नहीं सकते सब चीज डाल के चले। तुमने स्वयं के फैक्ट न डाल पाए, इसलिए तुम्हारी हर जगह प्लानिंग फेल हो जाती है। चाहे वह पढ़ाई की हो, चाहे काम करने की हो, चाहे कहीं जाने की हो, हर जगह फेल हो जाती है। जो सोचते वो होता ही नहीं है, और वो होता है जो सोचा ही नहीं है। पता चला आज से भयंकर पढ़े, पता चलो आज ही नहीं पढ़ पा रहे, कल की कल से देखेंगे। अब तो पता चला आज से मैं टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, क्यों? मेरे सक्सेस नहीं है। बात समझ में? क्योंकि हम प्लानिंग एक टेबल कुर्सी बैठ के बना डालते हैं, और उसमें वो आदर्शवादी सोचा हाँ ऐसा ऐसा हो, हम उसमें सारी संभावनाओं को हटा देते हैं। संभावना ये भी तो हो सकती है कि अगर मैंने 4 घंटा पढ़ने की योजना बनाई हो तो किसी दिन मैं 6 घंटा भी पढ़ सकता हूं। उसमें वो तक नहीं डली होती है, पॉजिटिव भी नहीं डला होता है ना, उसमें नेगेटिव डला होता है कि मान के चलो आज मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगा मेरा, तो मेरे ऊपर उसका प्रेशर ना आए, मैं कम से कम इतना फील तो कर पाऊंगा आज मैंने पढ़ा नहीं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम तभी कर पाएंगे जब उसमें ये डला होगा कि कल फिर मुझे कैसे करना होगा। अगर मैं आज ना पढ़ पाऊं तो मेरा अगला वाला दिन कैसा होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, आप अभी से प्लानिंग सक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप मान के चलिए कहीं प्रबंधक बन गए, आप बड़े अधिकारी बन गए, तो आपके नीचे कर्मचारी काम करेंगे, तो आपको काम के निर्देश तो देने पड़ेंगे, और पहले स्वयं को देने पड़ेंगे, मुझसे किसको क्या करवाना है। तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी कि नहीं। इसलिए आपके हर काम का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है नियोजन से। कोई भी काम करो सबसे पहले क्या होती है? नियोजन। अच्छा, एक और चीज सुनो, नियोजन कभी खत्म नहीं होता, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिए। प्लानिंग, आप ये मान के चलें कि आज ही मैंने टाइम टेबल बना लिया, आज ही मैंने योजना बना ली, बस अब मेरी योजना तो बन गई, अब काम करते हैं यहाँ पर। तो एक चीज और बता देता हूं मैं कि योजना आज बनती है भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य कैसा होता है किसी को पता है क्या? नहीं है ना। तो योजना आपकी हर दिन पे बदल सकती है, आप बना के चलिए फुल प्रूफ लेकर, फिर भी कुछ बात ऐसी होती है, जैसे कहा ना कि सर कोई घटना हो गई, बाका थोड़ी पता है। ऐसी मेहमान अचानक से टपक पड़े, उनका कोई पता है क्या? प्लानिंग में अंतर आ जाएगा कि नहीं? और फिर न जाओ और कह दे हम तो 2-4 दिन ही आए, ये मान के चलो प्लानिंग सीधी आग लगा के आते हैं। हाँ है ना। घर वाले ने अचानक से कह दिया कि तो ब्याह में जाना है, जाम है, टाइम टेबल देखा है लाल हमारा, ऐसे तो बनाओ। तो मैंने जाओ, जो मेरो टाइम टेबल बढ़वा के इनको बढ़वा, जो अचानक से आते हैं, फेल हो रहा है ना सब काम। हाँ है ना। तो हमें ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं मैं, अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी भी आती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी प्लानिंग लास्ट लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते जब हो जाते हैं कि आप पहुंचने ही वाले हैं, तो पहुंच भी गए, तब तक प्लानिंग चलती भी है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है क्या? प्लानिंग। और हर चीज पे प्लानिंग लगती है, इसलिए प्लानिंग सार्वभौमिक भी है, सर्वमान्य भी है। पल्ले पड़ रहा है? हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये सब चीजें आपको ध्यान में रहती हैं तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। पढ़े हम तो देखें तो फिर भैया पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर को। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके समस्त पहलुओं पर विचार कर लेना ही नियोजन कहलाता है। देखो अभी यही बताया मैंने आपको, समस्त पहलू में वो ये आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा हुआ तो, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो, जो ऐसी संभावनाओं को भी लेकर चलते ना, उसकी प्लानिंग सक्सेस होती है। समझ में आया? पहले पढ़ रहा है तुम्हें? नियोजन के अंतर्गत क्या कार्य, नियोजन के अंतर्गत क्या कार्य, कब, कहां तथा कैसे करना है निश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या कार्य कब कहां और कैसे करना है, ये निश्चित किया जाता है। यह एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। नियोजन एक कैसी क्रिया है? बौद्धिक क्रिया। क्योंकि कहां चलती है वो? दिमाग में चलती है कि नहीं? जिसका आशय करने से पहले सोचना है। क्या? करने से पहले सोचना है। इसे प्रबंध का अनिवार्य अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? और प्रथम अंग माना जाता है। ठीक है ना, 5 बताए थे। प्रत्येक संस्था में चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, नियोजन की आवश्यकता रहती है।
अब नियोजन की अर्थ, अवधारणा तथा परिभाषाएं। तो अर्थ देखते हैं पहले। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इच्छित अथवा वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का पहले से ही निर्धारण किया जाता है। पहले ही करते हैं ना हम सब। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके लिए दूरदृष्टि, कल्पना शक्ति, निर्णय क्षमता, न्याय शक्ति आदि की आवश्यकता होती है। अब एक चीज समझना, आप यहाँ एक शब्द दिया है क्या, दूरदृष्टि। अब समझना इस चीज के, जिसके पास दूरदृष्टि है उसकी प्लानिंग उतनी ज्यादा सक्सेस होगी। दूरदृष्टि का वही मतलब होता है कि आपने आज अच्छा दिन है आपका, मान लीजिए आज आपके घर में कोई काम नहीं था आपके पर, तो आपने कहा कि आज तो बढ़िया मजा आया, आज कल से मुझे अब ऐसे ही पढ़ना है। तो ये आपकी दूरदृष्टि नहीं है, कल काम भी तो आएगा। आपने आज मान के चलिए दिन में 7-8 घंटे पढ़ लिए और आपका मन बहुत अच्छा हो गया और आपके मन में बात आती है, भगवान ऐसा ही हो, मैं रोज ऐसे ही पढ़ लूंगा। अब भगवान ने और दोषी ठहरा रहा है, कल से नहीं पढ़ पाओगे तो भगवान तो मेरे सिंह नहीं हो, बताओ। तो ये प्लानिंग दूरदृष्टि नहीं है आप में। दूसरा देखो, कल्पना शक्ति, क्या आप इतनी कल्पना कर पाओगे कल क्या हो सकता है, वो भी तो मन में होना चाहिए ना आपके। तो कल्पना कर पाए कि मुझे कैसे कैसे करना है, मुझे क्या क्या करना है। फिर आती है क्या, निर्णय क्षमता। क्या आती है, क्या आपने जो सोच लिया है ना, जो निर्णय ले लिया है उसे फॉलो कर पाए आपने। अगर नहीं कर पा रहे तो आप में किसकी कमी है, तो आप देख रहे हो आप में सबसे ज्यादा कमी जाएगी है। देखो शेख चिल्ली तो वही नहीं है, मैं पढ़े हूँ बैंकर, मैं बैंकर ही पढ़े हूँ, पेपर आते आते तक मैं आरक्षक बैंकर पढ़े हूँ। आरक्षक आप अगली बार ना आएगी, काफी भी नहीं पढ़ के क्या बताऊं सब, अगली बार आ जाएगी। अब जरूरी तो रही है मैं ही पढ़वाऊंगा अकेला, सबकी लग जाएगी तो बेबी तो मेरी दोस्त है, उनसे काम चला लूंगा। जरूरी तो रही है, मैं तो खेती करें, खेती भी लाभ का धंधा है, वो सबरी प्लानिंग चल रही है। बाकी ठीक चल रही है हम लोग। दूरदृष्टि, अब इतनी दूर की सोच ही नहीं पाए, जिन्होंने सोच पाई वे पटवारी की मेहनत पहले दिन से ही कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उन्हें देश से धोने का दिसंबर को जंजार दो सकरात के लड्डू खा लेते के बाद देखेंगे। वे तो कहे वैकेंसी आ गई उसके पहले से मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि कंपटीशन बहुत तेज होगा, तो यही दूरदृष्टि कहलाती है। अच्छा एक और चीज देखो, ये लिखा है न्याय शक्ति। अब न्याय तो हम दूसरे के लिए करते हैं, खुद के लिए न्याय कर पाते हैं, तो क्या नहीं कर पाए। या न्याय शक्ति का मतलब ये है कि आपके काम करने में जो चीज मेन है उसे आप रख पाए, और जो चीज मेन है लेकिन काम के लायक नहीं है उसे आप बाहर फेंक पाए, ये कहलाती है क्या, न्याय शक्ति। इतना न्याय हम खुद से कर पाए। दूसरों के लिए न्याय तो देखो दुनिया बता देती है, तो ऐसे करना चाहिए, तो जो हटा दे तो ये करना है। दूसरे के लाने तो सब जज बन जाते हैं, खुद के लाने बन पाए, ठीक है ना। खुद के लाने हम कौन बन पाते, वकील बन पाते, जी मैंने इसलिए किया, गलती मैंने इसलिए करी थी, मैं गलती मानना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। बस खुद के अनुसार चीजों को तोड़ना मरोड़ना है कि मेरे अनुसार ऐसा है तो मैंने, मेरा ही सही है, और दूसरे के लाने जज बनाना, नहीं तू तो गलत ही है। न्याय शक्ति खुद के लाने जो व्यक्ति पहले ले आता है ना, दूसरे के लाने राय ले आओ और खुद के लाने न्याय ले आओ, वो व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, दूसरे के प्रति न्याय लाते हैं, खुद के प्रति राय लाते हैं, इसे हमेशा हमारी हार होती है। क्योंकि हम खुद की गलती को भी राय के द्वारा सुधारते हैं और दूसरे की अच्छाई को हम न्याय के द्वारा उस पर न्याय दे देते हैं, तूने गलती किया। खुद की गलती और न्याय तुरंत होना चाहिए कि हाँ ये गलत है, और दूसरे की गलती हो गई ना तो उस पर राय लाओ कि इसने ऐसा कर लिया, वो गलती नहीं करी, हो गई। वो व्यक्ति कभी किसी चीज में पीछे नहीं रखता। इसे कहते हैं क्या, न्याय शक्ति। वास्तव में क्या करना है, क्या वास्तव में क्या करना है और कैसे करना है, इसका पूर्ण निर्धारण करना ही क्या है, नियोजन है। यह प्रबंधन का अभूतपूर्व कार्य है। इसका उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करना है एवं उसे प्राप्त करने के लिए योजना को लागू करना है। हम कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं के अंतर को दूर करने में नियोजन सहायता करता है। यही शब्द अगर आपको ध्यान रह गए तो जिंदगी में हर काम कर बैठोगे तुम। मैं कहां हूं यह ध्यान होना चाहिए, और मुझे कहां जाना है ये ध्यान होना चाहिए, तो सारी बे चीजें अपने आप आ जाती हैं कि कैसे जाना है। मुझे इंदौर जाना है, तो आप वही बस पे ध्यान दोगे जो इंदौर जाएगी, कि नहीं ग्वालियर वाली बसें देखोगे तक नहीं, कोई बताएगा ना जब बहुत अच्छी बस बात है तुम दो दंगों में, तो पता नहीं मैं इंदौर जा रहा हूं, पूछ रहे हैं आपसे गंगे के नहीं गंगे माने दो बेर और क्या लेना,
तुम समझ रहे हो ना, कहा वो अब तो मैं पकड़ के मारोगे कि नहीं? तब तो पता है मैं इंदौर जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सी बस देखना चाहिए? तो मुझे पटवारी बनना है, तो मैं वो सारे काम करूंगा जिससे मैं बन पाऊं। हाँ या ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अगर ये बात ध्यान होती है तो सारी योजना ऐसे ही बन पाएंगी। और ऐसी ही अगर आप कल्पना कर पाए या ऐसी सोच पाए, तो आप इसमें ये भी सोचा क्या मेरे लिए, कहाँ मैं हूं और कौन है मेरे साथ, मुझे वहां तक जाने के लिए मुझे किसका साथ और क्या जरूरी है, ये भी सोच पाए, तो इसे भी योजना और नियोजन कहते हैं। तो बाकी चीजें आपकी कितनी अच्छी हो, आप उन्हें जड़ से खत्म कर दोगे, क्योंकि मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में इनका कोई महत्व नहीं। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी भी चीज रखते हैं जिनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमने रख ली है मोए बस, जबकि उनका हमारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। उन्हें रखने से हमारा लक्ष्य प्रभावित हो जाता है। इसी कहते हैं क्या, वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति, हम कहाँ हैं, हमें कहां जाना है, इसकी बीच की कड़ी है कौन सा, नियोजन, इस अंतर को पूरा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? नियोजन की परिभाषाएं देखिए। सबसे पहले आता है कूट, जी इतने कुटे जी हर जगह आते हैं। भाई कुटने वाले काय का डर, उन्होंने कहा कुटा ही लाओ पर चलो हर जगह, देखो आप कुटेंगे दोबारा। नियोजन बौद्धिक रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। इसने काय का शब्द का उपयोग किया है, बौद्धिक, क्योंकि इसमें बुद्धि है नहीं है, क्योंकि हर जगह कुट रहे हैं। अब बुद्धि होती तो ये कई जगह कुट के भग जाता ना, बुद्धि नहीं है इसलिए हर जगह कुटने के लिए आ रहा है। खुद भगवान से इच्छा कर रहा है, बुद्धि क्षमता दे हमें। नियोजन बौद्धिक रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है, क्रियाओं के क्रम का सचेत निर्धारण है, तथ्यों, उद्देश्यों और विचारित अनुमानों पर आधारित निर्णय की नींव है। क्लियर है? एक कूट जो गए। अब आ गए हेंस और मैसी। कौन आए? अब मैसी ट्रैक्टर क्या कह रहा है देखो। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें वह पूर्व निर्णय लेता है कि वह क्या करेगा। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें सृजनात्मक विचार और कल्पना अनिवार्य होती है। इन्होंने दो शब्द, दो ही दो भैया ने दो शब्द का उपयोग किया, एक ने किया है सृजनात्मक और एक ने दिया है क्या, कल्पना अनिवार्य। समझ में आया कि नहीं आया? जेम्स लुंडी, देख रहे आपको नाम, घर वाले ने जाकर संग मुंह लगता मजाक करता हूँ, कहते गलत मुहूर्त में भागो वही, उन्हें गुस्सा आई होगी, रुक जाती नाम ऐसा कहे ठीक हो जाती। क्या नाम है? जेम्स लुंडी। आओ तो ऐसे ही याद हो जाएगा पूरा प्रबंधन में पटवारी बच जाए, रिटायरमेंट हो जाए वो, लेकिन जेम्स लुंडी ही नहीं भूले। नियोजन का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या करना है, तेरे साथ तो बुरा भाव, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, किसे करना है, परिणामों का मूल्यांकन कैसे करना है। पर तेरा मूल्यांकन तो खराब ही हुआ है अब अगले भैया है कौन, एम ई हल्ले। कौन है? क्या करना है इसका पूर्व निर्धारणी नियोजन है। क्या क्या करना है इसका पूर्व निर्धारणी नियोजन है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्य, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों का चयन किया जाता है। मैंने बताया था ना, चयन किया जाता है, चयन तो ऑप्शन का ही होगा कि नहीं, नियोजन वही लगता है जहां चयन प्रक्रिया चलती है। हाँ या ना? आप भी पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, 4 आएंगे कहीं, तो योजना बनाएंगे, नियोजन करेंगे, कौन सा लगाएं, याद होगा तो एक बार में ही लग जाएगा, जब नहीं है तो फिर योजना बनेगी कैसे लगेगा, कौन सा लगाएं, दिमाग लगाओगे कि नहीं। और मान लो कि एक ही ऑप्शन आएगा, दिमाग लग पाएगा, एक ही ऑप्शन है वो, टिक कर दो, काम खत्म होगा, मजा आ गया, सोचना ही नहीं पड़ी। वो कहते ना मामू सोचना ही नहीं पड़ी यार, वो देश हो गया उधर होगा वो, कहते हैं ना कहे। और जब सोचना पड़ रही मतलब योजना बन रही है वहां पर। पढ़ लिया जेम्स लुंडी को, आगे देखो। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी सामान्य रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। प्रबंधकों को यह सोचना पड़ता है कि उनके पास जो साधन इस समय मौजूद है, अब ये शब्दों का ध्यान रखना, अब परिभाषाओं का ध्यान रखो। इसमें क्या बोल रहा है, प्रबंधकों को मतलब मैनेजर को यह सोचना पड़ता है कि उनके पास जो साधन, देखिए इस समय मौजूद है, हमारी टाइम टेबल वो बनता है, साधन तो देखता ही नहीं है, हम तो आगे देखते हैं ऐसा ही मिले भगवान, हम तो ऐसे ही काम करते रहे और ऐसी पढ़ाई होती रहे हमारी। और मान लो आज खराब होगा, भगवान जो क्या कर रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा। तो इसमें क्या लिखा देखो, इस
समय मौजूद हैं, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि वर्तमान में क्या क्या हो सकता है, तब जाके हम एक और शब्द आता है, भविष्य टिका रहता है काय पर, तुम कहोगे वर्तमान पर, यही है कि नहीं? भविष्य काय पे टिका होता है? एक चीज समझिए आप ध्यान में, वर्तमान पे तो टिका रहता है, वर्तमान पे तो टिका रहता है। जो केवल इतनी सी परिभाषा जानते हैं ना कि भविष्य टिका रहता है वर्तमान पर, उनको भविष्य हमेशा खराब ही हो जाते हैं। ये तो बातें हैं, वो इतना तो समझ में आ गया कि भविष्य टिका है वर्तमान पे, तो वर्तमान कैसे जीना चाहिए। लेकिन एक चीज और, भविष्य बेहतर टिका रहता है वर्तमान में, कितनी रिस्क नहीं उस पर, क्या बेहतर भविष्य टिका रहता है काय पर, वर्तमान में रिस्क ली कितनी। जैसे कि आप मेहनत करिए पूरी तरीके से पटवारी की, जितनी शक्ति उसके तरीके से। हम क्या सोचते लेते हैं, वो छूट जाएगा तो ये छूट जाएगा, तो और अगर वहां उससे नहीं बोला तो फिर बाय बुरी लग जाएगी, तो हम सबके साथ ऐसे संबंध से बनाए रखते, भले दूर दूर के बने रहे, पर बना के चलते हैं। ये आप रिस्क लेने की आदत नहीं है आपकी, इसलिए आपका वर्तमान हमेशा ऐसे ऐसे डगमगाता रहता है। जैसे मैं आपसे, आपके लिए, आप जितने यहाँ बैठे हो, मैं जानता हूं कि आप सब पटवारी की नौकरी के लिए ही बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं? लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, सुबह से लेकर रात हो जाती है, आप मुझे ऐसा कोई बता दीजिए काम कि आपको यहाँ पटवारी बनना है, रात तक आप पटवारी का लक्ष्य छूना चाहते हैं कि हम पटवारी की आज इतना हमने तय किया उतना मिल जाए, उसके बीच में जो आपकी जरूरत की चीजें नहीं हो आप उन्हें भी अहमियत दे बैठते हो, हाँ है ना? दे बैठते हो कि नहीं? अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात तो एक साधारण सी चीज से समझा रहा हूँ, बाकी चीज अपने आप समझना। ये आपका मोबाइल है, मैं ये कहता हूँ मोबाइल जरूरी है, कम से कम हम ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, लेकिन उसमें एक व्हाट्सएप है मान लीजिए, आपका फेसबुक भी है, मुझे बताइए उसमें जितने भी मैसेज आते हैं कि पटवारी में पेपर में आएंगे का, चाहे वे तुम्हारे घर के हो, चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार के हो, चाहे वे बाहर के हो, तो मुझे आप ये बताइए कि आपने रिक्स ले पाई तीसरे बार में सबने डिलीट कर दे नंबर? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपने ये रिक्स क्यों नहीं ले पाई? तो आप समझिए ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बेहतर भविष्य उसी, बेहतर जो भविष्य होता है ना वो उसका ही होता है, या भविष्य बेहतर उसका ही होता है जिसने वर्तमान में रिक्स ली हो, और फिर कितनी रिक्स ली हो उसका भविष्य उतना ही बेहतर हो जाता है। आप जितने भी व्यक्तियों को देख लें जिन्होंने दुनिया में नाम किया है, आप उनके वर्तमान को देखिए ही, जब से उनका टर्निंग पॉइंट आए थे उन्होंने उस समय रिक्स ली थी। क्या ली थी? रिक्स। जो रिक्स ले नहीं पाता ना वो कुछ नहीं कर पाता, फिर बाकी जिंदगी ऐसी चलती है, बस चल रही है। तो जिनके पास रिक्स लेने की ताकत, वैसे देखो हर कोई तो रिक्स ले नहीं पाता, उसके लिए दम चाहिए, पर युवाओं में ही दम नहीं होगी तो फिर किसमें होगी? आप किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, किसी का भी उदाहरण देख लीजिए जिसका आप नाम जानते हो कि ये हमारी नजर में बहुत सक्सेस है, तो आप देख पाएंगे उसने रिक्स ली थी उस समय जब उसने इस तरफ कदम रखना चालू किया। जैसे यूपीएससी का स्टूडेंट रहता है, आज जानते हो उसका की सबसे बड़ी रिक्स पता है क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी रिक्स ये होती है कि वो दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़ कर पड़ता है, यही तो रिक्स है। यही तो एक रिक्स है कि वो छोड़ पा रहा है, और वो छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे इतना जरूर है कि मैं पढ़ूंगा सबसे जरूर, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मेरे लगी जाएगी। ये हो जाता है कि आज से मैं घर में से निकलना बंद कर दे, मुझे नहीं है कोई चिंता, निश्चित हो जाओगे तू बन नहीं जाएगा पटवारी। तो पटवारी की संभावना बनी है कि बन जाएगा या नहीं भी बनेगा, तो ऐसी संभावना पे आज काम करने जा रहे तो इसे रिस्क कहते हैं। अगर आपका कल निश्चित हो जाए भैया तेरी 4 दिन बाद नौकरी लगाई जाएगी, और आज आज से तू घर बैठ जा, तो जा रिस्क थोड़ी कहेंगे, ये तो लालच है कि कल का पता नहीं है, हमने केवल लक्ष्य बनाया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उसके लिए क्या जरूरी है कि आज से मुझे सब चीज छोड़ना चाहिए, तो मैं उसके पास जल्दी पहुंचूंगा, ये कहते हैं रिस्क से। तो जो ऐसी रिस्क जितनी ज्यादा ले पाएगा उसका फ्यूचर है उतना ही ब्राइट हो पाएगा, उतना ज्यादा ही मिलेगा उसे। जैसे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, धीरू भाई अंबानी कब भरते? पेट्रोल ही भरते। आज आप जानते पूरे विश्व में नाम है कि नहीं? उन्होंने भी पेट्रोल भरते समय कोई रिक्शा ही ली होगी? आप जानते पेट्रोल भर भर के थोड़ी यार रिलायंस कंपनी खड़ी कर हो जाती का खड़ी, फिर तो सब पेट्रोल ही भरने लगते ना, या फिर तो जितने पेट्रोल भरवे वाले हैं सब अंबानी बन जाते। पूछ रहे हैं सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में पढ़ते थे, हाँ है ना? जब उन्होंने क्रिकेट तरफ मुंह मोड़ा क्या अब मुझे क्रिकेट खेलना है, तो व्यक्ति पढ़ाई से तो छूट रहा था ना, तो उसके मन में ये तो नहीं आया होगा कि मैं यार फेल हो रहा हूं, तो उसने रिस्क ली,
फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे क्रिकेट तरफ इतना ध्यान दिया कि आज क्रिकेट का भगवान बन गया वो व्यक्ति। उस समय अगर वो रिस्क नहीं लेता और ये सोचता मैं फेल हो रहा हूं, आज मुझे पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी, तो आप जानते हैं वो बीच में ही मटकता रहता। निर्णय लेने की क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता जिन व्यक्तियों के पास है, वे दुनिया में नाम करते, नहीं बाकी तो बीच में डोलते रहते हैं। आप लोग भी पटवारी बनने के लिए तत्पर हैं, हमारे लिए तो पटवारी सबसे अच्छी नौकरी है, मानते भी हैं घर में बैठ के नौकरी करना चाहिए, अच्छा भी लगता है, घर में ही नौकरी मिलेगी, हाँ या ना। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने कितनी रिस्क ले ली? आप खुद से पूछ कर देखिए कितनी रिस्क ले ली। आप कहीं भी बड़े व्यक्ति के द्वारा एक वाक्य सुनना कि उनका भविष्य जो इतना ब्राइट हुआ, तो उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया था। भगवान की कृपा एक अलग बात है, भाग एक अलग बात, भाग लिखा जाता है, बनकर नहीं आता है। रिस्क कितनी ली थी उस पर टिका रहता है। काय पे? रिस्क। समझ में आया ना? जिस और युवा में तो रिस्क लेने की होना चाहिए, जब उन्हें ये पता है कि हमें नौकरी करना है और नौकरी आ गई है, तो उनमें रिस्क लेने की आदत होती है, सब काम छोड़ छाड़ के काम में लग जाना चाहिए। और भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना है, युवा में एक गलत फहमी बहुत बड़ी रहती है, पता नहीं उनकी एक सोच के प्रति कौन सी काम करती है, तुम्हें पता चला कि एक चीज ये है और उन्हें इस रास्ते पे जाना है, तो भाई साहब वो एक रास्ता जाके तरफ भी बनाए रहता है, बनो रे, कल जरूरत पड़ गई कहूं, कहूं जरूरत पड़ गई तो भाई साहब तुम्हें कहूं जरूरत पड़ गई तो जो पीछे खींच रहा हो ना, तुम्हें जरूरत जाके पढ़ने नहीं है, लेकिन जो तुम्हें मिटा के जरूर धर दे। तो आप में यही तो है निर्णय और यही तो है रिस्क, क्या आप इसमें लाद दे पाओ, चल ये कह पाओ और जहां से निकाल पाओ, और जहां से निकाल पाओ मन से और दिमाग से, जिनमें ये क्षमता है ना, उनकी प्लानिंग सक्सेस होती है। क्योंकि प्लानिंग जब करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी वो चीजें भी आती हैं जो हमें जरूरी नहीं है, उन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। एक सबसे बड़ा तो आलस ही है। वो ठंडे आ रही हैंगी, तो खा रही हैंगी, सुबह उठना है ना पढ़ने के लिए, लेकिन अब इतनी बड़ी रिस्क है का, और इतनी बड़ी निर्णय क्षमता है का, 5 बजे खड़े हो जाए बेड पे, अल्लाह मजो, और खड़े हो गए ना। आप ये निर्णय ले पा रहे हो, निर्णय ले भी रहे हो, तो उस पर निर्णय शक्ति नहीं है, और दूसरी इतनी रिस्क नहीं है, करना ही है। अब मन में आ जाता है ना, अब कल से करेंगे, आज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रोज चल रहा हो, एक आध दिन सो गए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन एक आध दिन उठ गए और रोज सो रहे हो, तो आप समझ जाओ फिर क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नियोजन या योजना सक्सेस उन्हीं की अच्छे से होती है जिन्हें पास एक रिस्क और एक निर्णय लेने की क्षमता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, तो यहां से पढ़ रहे थे अपन, देखिए प्रबंधकों को यह सोचना पड़ता है कि उनके पास जो साधन इस समय मौजूद है, उनके आधार पर कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कार्य करने के लक्ष्य क्या होंगे, तथा कार्य करने में जो कठिनाइयां आएंगी वे किस प्रकार हल की जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या लिखा है, जो कठिनाइयां आएंगी, है नहीं, कठिनाइयां आएंगी, तो हमें मतलब एक प्रबंधक ये सोच लेता है कि कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है। मतलब अपने काम से संबंधित कठिनाई, तो कुछ अचानक आई वो बात अलग है, लेकिन क्या आ सकती है इतना तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि उसे योजना बनाना, उसे पता है ना, पूरी पूरी कंपनी के जो कर्मचारी उनसे काम कराना है। अगर वो नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा? उसका नाम ही प्रबंधक है। समझ में आया कुछ? अर्थात नियोजन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन ये, नियोजन क्या है? रचनात्मक प्रक्रिया है जो वैकल्पिक उद्देश्यों, एक और ध्यान रखना, कल लगता है मैंने अभियान बताया था, विकल्प होते हैं, वही लगता है ना नियोजन, जो वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों व कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव करती है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य कार्यों में निश्चितता लाना है। ये क्वेश्चन, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यों में निश्चितता लाना है तथा विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में नियोजन क्या है, परिभाषा देखें, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम के संबंध में किए जाने वाले कार्यों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, ये कहलाता है क्या? नियोजन। क्या? पूर्व निर्धारित लक्ष्य, हम पूर्व ही निर्धारित कर लेते, कल मुझे क्या करना है, आज ही निर्धारित हो गए, तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम के संबंध में जो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो भावी मतलब जो भविष्य का है, कार्यक्रम के संबंध में किए जाने वाले कार्यों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्लियर है?
नियोजन की प्रकृति, लक्षण और विशेषताएं लिखी। तो इसकी प्रकृति, लक्षण अथवा विशेषताएं कितनी है? 8। पहला है उद्देश्य की अभिमुखी। क्या? उद्देश्य अभिमुखी। दूसरा है प्राथमिक कार्य, जैसे ही बता रखी है, नियोजन प्राथमिक कार्य होता है। दूसरा है सर्वव्यापी कार्य, सर्वव्यापक, बता ही दिया है मैंने। नियोजन भविष्यवादी है, तो बता ही दिया, भविष्य के लिए बनता है, भविष्य बता देती, ठीक है ना। नियोजन सतत प्रक्रिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया, निरंतर चलने वाली क्रिया है कि नहीं। नियोजन में निर्णय लेना शामिल है, ये भी बता दिया मैंने आपको। बौद्धिक प्रक्रिया, ये अभियान पढ़ के आए, आपको दिमाग से करना करता है। और पूर्व अनुमान लगाना पड़ता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ या ना। अब हम एक एक देखते हैं इनको। पहला देखिए, अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो देखिए आ गया ना शब्द, ऑब्जेक्टिव आ गया। बहुत सारों में से किसी एक को चुनना है, और इसका देखना कितना अच्छा लगता है कहने में, सुनना। बहुत सारों में से एक को चुनना, लेकिन इसका सही अर्थ तो देखो ये नहीं होता। ये तो सीधी सी लाइन है, ये तो आम लोगों की लाइन होती है, या 10 में से मैंने एक चुन रहा। अब इसका सही अर्थ जानो, जो इसका आप ये अर्थ समझेगा ना, तो आप देखिए उनकी कितनी स्पष्टता आएगी काम में। देखना, एक के लिए सबको छोड़ना, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन होती हैं 3, वे भी तो काम की होती है। हाँ है ना, ऐसे थोड़ी है कि सड़े सड़ाए गले गलाए हैं, ये मतलब की नहीं है, वे भी तो काम के ही होंगे ना। कभी कभी ऑप्शन ऐसे आते हैं 4 ही सही लग रहे होते हैं, पर उनमें बेहतर चुनना पड़ता है, तो वे 3 भी तो सही ही थे। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक के लिए सबको छोड़ना, पर आम परिभाषा क्या होती है? सब में से एक चुनना। तो सब में से एक चुनने में तो हमें ऐसा लगता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दोबारा क्या कहते हो, कितनी बड़ी रिस्क यहाँ खड़ी हो जाती है, एक के लिए सब छोड़ना। तो जो एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत आती है, उसका मैं निवारण कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन आता है पेपर में कोई भी, उसी 1 2 3 4, ये आपकी जिंदगी से कैसे जुड़े रहते हैं वो सुनना ध्यान से। ऑब्जेक्टिव से क्या पता चल जाता है, और आपको हर स्टूडेंट को एक समस्या आती है, वो सुनना ध्यान से। हाँ, एक कुछ तो आम रहता है कि आती है कुछ परसेंट पे, लेकिन ज्यादा आ रही होती है ना, वहां आपका व्यवहार कैसे काम कर रहा होता है ना, उसके कारण आती है। सुनना, आपके व्यवहार से कहां पेपर में दिक्कत आती है। आप देखिए, ये 4 ऑप्शन आए, आप हमेशा जब क्वेश्चन आता है ऑप्शन देखते हैं तो पता चलता है 2 का ऑप्शन तो आप रिजेक्ट करते थे, लेकिन 2 में कंफ्यूजन। हाँ या ना, हो जाती है कि नहीं। अब एक आध या 2 क्वेश्चन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वहां ऑप्शन सेम सेम, लेकिन आपको अधिकतर यही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये निश्चित है कि आपके व्यवहार में भी ऐसा ही कुछ है। अब व्यवहार में क्या है, जो मैंने लाइन कही थी ना, इसे उल्टा कह के देख लीजिए। एक के लिए सबको छोड़ना, जिनमें ये क्षमता नहीं है ना, वे कंफ्यूज में फंसते। क्योंकि यहां हम क्या करना है, एक को चुनना है, सबको छोड़ना है ना। वो देखो, एक को चुनना है लेकिन दूसरे को छोड़ नहीं पा रहा। देखो, छोड़ पा रहा है क्या? फंसाया, डला है। अब मुझे बताओ, जाए नंबर मिलेंगे? जाके निकलने की संभावना है? क्या करे वो, जान जय माता दी करे वो। अब कहेंगे ना, भगवान अब तू ही जाने, अब वो नहीं आ रहा समझ में। वो इसलिए नहीं आ रहा समझ में, तूने भविष्य में सारे, फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में सारे निर्णय ऐसे ही रहे तेरे। एक ये पहली बात तो ये नहीं चुन पाया मेरा मेन क्या काम है, मेरे लिए कौन जरूरी है, ये नहीं चुन पाए। चुन लिया तो छोड़ नहीं पा रहे, छोड़े ऐसे कि कोई दिखे नहीं लेकिन मेरे संबंध बने रहे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे कहने में बड़ा आसान लगता है कि सब में से एक चुनना। तो अब जब स्टूडेंट बात करने आते हैं ना हमसे, सर मुझे 4 ऑप्शन आ, उनमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक चुन नहीं पाए। बस उल्टी परिभाषा पूछ लो ना, एक के लिए तू क्या क्या छोड़ सकता है ना, तो भाग जाते हो छोड़ के। तुम्हारे फालतू बातें करते हो यार, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ यार। अब मैंने तेरी लाइन पीछे से कह ली, और मैंने क्या किया? तू कह रहा है सब में से एक चुनना, मैंने भाई लाइन दूसरे तरीके से कह ली, एक के लिए तू कौन कौन छोड़ सकता है। अब मैंने गलत कही, आप बताओ। वाकई में आप देखिए, पढ़ते पढ़ते एक अभ्यास आप यही करते, धीरे धीरे पढ़ा पढ़ाकर आपको एक इसी चीज पर निर्णय लिया जाता है कि देख भैया ऐसे चुना जाता है, ऐसे। तो आप देखिए, आप जब आए थे तो कंफ्यूजन ज्यादा थी ऑप्शन में। देखो मैं वो नहीं कह, जब पढ़ते नहीं थे तो कंफ्यूजन है ही नहीं है, फिर तो तुक्का है वो। तो आपने देखा, तुक्का देने वाले के नंबर ज्यादा जाते हैं, पढ़ने वाले के नंबर कम हो जाते हैं, तो दिमाग लगाने लगता है, फंस जाता है। हाँ या ना, तो हम भी तो फंसे फंसाएंगे पढ़ रहे हैं तो। फालतू पढ़ने के अलावा बाकी सब चीजों में फंसे हैं, तो उनमें से निकलना है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ समझ के पढ़ने लगता है और आगे बढ़ने लगता है, बहुत सारी चीज को छोड़ने लगता है, तो थोड़ा सा उसे भी लगने लगता है अब मैं पढ़ने लगा। हाँ या ना।
तो वो उसके ऑप्शन में भी क्लियरिटी आ जाती है, हाँ सर मुझे लग तो रहा है जे ही होगा, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है, वो पूरा भाव हो जाए सही, यहाँ भी बाकी आंसर सही लगे, वो निर्णय ले पाएगा। ये व्यवहार से जुड़ा रहता है ये, क्योंकि हम नियोजन में क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने देखो घर में या बफर में जाओ या कहीं जाओ, 10 चीज कपड़ा ले भी जाओ तो 10 कपड़ा बता देते तो कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ को ले यार, मजा ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कल हूँ पता चलो सबरी अच्छी है, कहीं वो सबरी अच्छी लग, कल हूँ नहीं ले पा रहे ना निर्णय, फंस गए ना हम। वही होता है, ऐसे कहने में क्या लगता है, सब में से एक बेहतर चुनना नियोजन कहलाता है। उल्टो नियोजन है, देखो क्या, एक के लिए सबको छोड़ना है, यही है रिस्क। उल्टा कहने में रिस्क महसूस होती है, तो जो रिस्क ले पाएगा वही प्रबंधक बन पाते, इसलिए हर कोई प्रबंधक नहीं बन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, एक उपक्रम की स्थापना के समय ही उसके उद्देश्यों निर्धारित कर दिए जाते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक योजनाएं बनाता है। वह नियोजन के माध्यम से ही है बताता है कि इन उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। किसी भी योजना को तभी सफल माना जाता है जब वह व्यवसाय के उद्देश्यों को कम खर्च और अधिक आय पर प्राप्त करे। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है आपका, नियोजन कब सफल मानी जाती है? व्यवसाय में, कम खर्च अधिक लाभ, तो योजना सफल है। प्राथमिक कार्य, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य, मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ रखा है अपन ने, हाँ या ना? प्रबंधक का प्राथमिक कार्य कौन सा है? नियोजन, प्लानिंग। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण नियोजन के बाद किए जाते हैं। पढ़ के आए थे कि नहीं? 5 काम पढ़े थे। पहले नंबर पे था क्या? नियोजन, फिर दूसरे नंबर पे संगठन, तीसरे पर नियुक्तियां, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण। ठीक है, 5 कार्य थे। प्रथम कार्य होने से अभिप्राय है नहीं है कि नियोजन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात उसकी आवश्यकता ना पड़े, यही कहा था मैंने आपसे, बल्कि बिना योजना के प्रबंध का कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो यही से बात निकल के आती है, नियोजन सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर स्तर पे क्या लगता है? नियोजन लगता है। समझ में आया कि नहीं भाई? नियुक्ति करोगे तो भी तो नियोजन लगाओगे, किसको चुने, संगठन बनाओगे तो इसका उद्देश्य क्या है, हर जगह लगेगा कि नहीं। नियंत्रण, कैसे, कैसे शब्द आ गया, वो योजना बनेगी। अब तो क्या, नियोजन हर स्तर पर लगता है, इसलिए सतत प्रक्रिया है। सर्वव्यापक कार्य, नियोजन को सर्वव्यापक कार्य कहना उचित है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन। अतः प्रबंध के प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक स्तर पर योजना की आवश्यकता होती है। नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन का अर्थ हमेशा आगे की ओर देखना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइन का विशेष ध्यान रखना। नियोजन हमेशा कहां लगता है? आगे की ओर। कहां की लगता है? इसे दूसरे शब्दों में पूछ सकता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है, नियंत्रण नीचे से ऊपर की ओर लगता है। बताए थे मैंने आपको, ध्यान हो तो देख लेना पहली वीडियो। अतः नियोजन एक भविष्यवादी कार्य है। नियोजन कभी भी भूतकाल में के लिए नहीं किया जा सकता है, कर सकता है क्या कोई? कभी नहीं। नियोजन सतत प्रक्रिया है। नियोजन कभी भी ना समाप्त होने वाली या सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं बनाने के बाद भी व्यक्ति को एक श्रेष्ठ ढंग के चयन में और परिवर्तनशील वातावरण में परिवर्तन के साथ संपर्क में रहना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? आपने तो एक योजना बना ली कि 6 महीने बाद पेपर है, आज से काम चालू होगा, बढ़िया काम चल रहा है, सारी संभावनाएं सोच ली, सुनना ध्यान से। अगर वो ये कहता है आज मैंने सारा काम सोच लिया, अब मेरे जय के हिसाब से चलना है, अब मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई चीज में कमी कर दी, आप जानते हैं 1 महीना बाद गर्मी आ जाएंगी, मौसम चेंज कर देगा प्लानिंग में, पढ़ाई करने का तरीका बदल जाएगा कि नहीं, समय बदल जाएगा कि नहीं। इसलिए वो क्या है कि हर चीज देखनी पड़ती है ना, तो हर चीज देख नहीं सकते, इसलिए उसमें क्या लिखा है? सतत प्रक्रिया है। क्या लिखी है? अगर ये सतत प्रक्रिया, इसका उल्टा क्या करेंगे? निरंतर परिवर्तन होता है योजना में। क्या? तो जिसकी योजना में निरंतर परिवर्तन का समर्थन करती है जिसकी योजना, वही योजना सफल होती है। समझ में? आज आपने टाइम टेबल बना लिया और इसके हिसाब से चलना है, आप जानते हो उसके साथ आप एक दिन भी नहीं चलते, चलते हैं क्या? नहीं चल सकता सिंगल कोई भी स्टूडेंट। अगर वो ये कह दे कि अब
बना ली मुझे ऐसा पढ़ना है, अब कल देखते हैं कि कल इसमें क्या चेंजेस करेंगे और अपने पढ़ना है। तो कल बाकी अगर 6 बजे भी नींद खुलेगी और कल बाकी 4 बजे भी नींद खुलेगी तो दोनों को मैनेज कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बना लीजिए, टाइम टेबल बुरा नहीं होता है, लेकिन उसमें वो परिवर्तन भी जारी रखिए कि आज मेरी नींद अगर 6 बजे खुलती है तो 6 बजे के हिसाब से मेरा टाइम टेबल भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं नियोजन सतत प्रक्रिया है, ये नियोजन निरंतर परिवर्तन वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं है? नियोजन में निर्णय लेना शामिल है। नियोजन कार्य की आवश्यकता केवल तभी होती है जब विभिन्न विकल्प होते हैं। देखो यही मैंने बताया था आपको, नियोजन कार्य की आवश्यकता केवल, देखो क्या शब्द लगा है केवल, तो मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसकी जगह कोई और आंसर नहीं आएगा, केवल यही लगेगा। जब विभिन्न विकल्प होते हैं और हमें अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना पड़ता है, हम चयन के अभाव में नियोजन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नियोजन कार्य में प्रबंधक कई विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और अधिक उपयुक्त का चयन करते हैं। देखो इसमें ये नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, देखो शब्द क्या लिखा है, मतलब बाकी शेष भी तो उपयुक्त ही होंगे। इसी को तो कहते हैं निर्णय क्षमता। लग रहा है कि हमें सब इंपॉर्टेंट है, सब व्यक्ति इंपॉर्टेंट, सब काम जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, ताकि बाद भी ये निर्णय क्षमता उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है, उसी की योजना सफल होगी, वो ही सही प्रबंधक कहलाता है। बौद्धिक प्रक्रिया कौन सी? एक योजनाकार योजना बनाते समय यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसे करना है। यह सब उसकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी योजना बनाने वाले की दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। कोई भी योजना काय पे बनाने वाले की दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। अतः नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि कोई भी योजना काय पे निर्भर करती है? बनाने वाले की दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति। जिसके पास ये ज्यादा है उसका नियोजन और दूरदृष्टि वाला होगा। पूर्वानुमान से अभिप्राय भविष्य की अवांछित घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगाना। देखो यही बता रहा था मैंने, संभावनाएं होनी चाहिए हमारे पास, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो योजना बनाना सफल रहेगा आपका। इसके अंतर्गत भविष्य की घटनाओं जैसे ग्राहकों की मांग, कल क्या मांग उठ सकती है, इतना हमें गुंजाइश लेके चलना पड़ता है। प्रतियोगिता, कल और कंपटीशन कैसा हो सकता है, सरकार की नीतियों आदि का पूर्वानुमान लगाना सम्मिलित है। ये पूर्वानुमान अकल्पनीय भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी, अल्पकालिक भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी। क्लियर है? समझ में आए? क्या पढ़ रहे थे जी अपन? नियोजन की प्रकृति, नियोजन की विशेषताएं 8 बताई थी। 8 क्लियर हुई कि नहीं? अब पढ़ेंगे क्या? नियोजन का महत्व। इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैथ पढ़ेंगे। समझ में आया नियोजन?